हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए नौवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस नए मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस नए मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 83 से यहाँ पर बना है 25, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 92 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे पास याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। तो 83 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 83 मिलकर बना है 8 और 3 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 8 में से 3 को सबसे पहले घटाया गया है। तो ध्यान से देखिए 8 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। और 5 से 25 बनाने के लिए यहाँ पर इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25 है। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 92 के अंदर और इस 92 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 92 मिलकर बना है 9 और 2 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 में से 2 को घटा देंगे। तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7। और जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 49 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है।
और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मेरे पास सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 16 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 27 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 13 से यहाँ पर 16 बन जाएगा कैसे, यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 27 के अंदर भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे तो 27 और 3 मिलकर बन जाएगा 30। क्या किसी ऑप्शन के अंदर हमें 30 दिया गया है? तो ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 30 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक के आधार पर किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 13 से यहां पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। अब 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 27 के अंदर है और इस 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान से देखिए 27 की दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर 16 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है कि 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 81 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। और जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन ए को कमेंट किया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 76, 76 के बाद में दिया गया है 87, 87 के बाद में दिया गया है 101, 101 के बाद में दिया गया है 118, 118 के बाद में दिया गया है 138 और 138 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 76, 76 से कितना बन रहा है 87, तो 76 से 87 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 76 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो 76 और 11 मिलकर बन जाएगा 87। फिर देखिए 87 से कितना बन रहा है 101, तो 87 से 101 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 87 में क्या कर दें +14 कर दें तो 87 और 14 मिलकर बन जाएगा 101। इसी प्रकार से आगे देखिए 101 से बन रहा है 118, 101 से 18 कैसे, यानी कि 101 से 118 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 101 के अंदर क्या कर दें +17 कर दें तो 101 और 17 मिलकर बन जाएगा 118। इसी प्रकार से कंटिन्यू देखिए 118 से बन रहा है 138, 118 से 138 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 118 में क्या कर दें +20 कर दें तो 118 और 20 मिलकर बन जाएगा 138। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 138 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +11, उसके बाद में क्या हुआ +14, उसके बाद में क्या हुआ +17, उसके बाद में क्या हुआ +20, यानी कि सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए 11 से कितना बन रहा है 14, तो 11 से 14 बनेगा कैसे, यदि हम 11 में क्या कर दें +3 कर दें तो बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 17, 14 से 17 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 में क्या कर दें +3 कर दें तो 14 और 3 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 20, 17 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 में क्या कर दें +3 कर दें तो 17 और 3 मिलकर बन जाएगा 20। इसी प्रकार से हमें क्या करना है 20 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में +3 हुआ है तो 20 में भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे, तो 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23, यानी कि 20 के बाद में संख्या प्लस होगी 23। अब हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 138 के अंदर क्या कर दें +23 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 138 के अंदर +23 कर देंगे तो 138 और 23 मिलकर बन जाएगा 161, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 161। अब हमें देखना है कि संख्या 161 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 161 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर
सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 318। 318 के बाद में दिया गया है 263। 263 के बाद में दिया गया है 213। 213 के बाद में दिया गया है 168। 168 के बाद में दिया गया है 128। और 128 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 318। 318 से कितना बन रहा है 263 है। तो 318 से 263 कैसे बनेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 318 में से क्या कर दें -55 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 263। इसी प्रकार से देखिए 263 से कितना बन रहा है 213। 263 से 213 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 263 में से क्या कर दें -50 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 213। फिर देखिए 213 से कितना बन रहा है 168। तो 213 से 168 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 213 में से क्या कर दें -45 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 168। इसी प्रकार से देखिए 168 से कितना बन रहा है 128। तो 168 से 128 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 168 में से क्या कर दें -40 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 128। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 128 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ -55, उसके बाद में क्या हुआ -50, उसके बाद में क्या हुआ -45, उसके बाद में क्या हुआ -40। यानी कि सभी में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा माइनस होगा। कितना माइनस होगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए -55, -55 से -50। 55 से 50 कैसे बनेगा। तो 55 में से भी हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 50। फिर देखिए 50 से कितना बन रहा है 45। 50 से 45 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 50 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 45। फिर आगे देखिए 45 से कितना बन रहा है 40। 45 से 40 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 45 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 40। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 40 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 40 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब सभी में -5 हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे और 40 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 128 में से क्या कर दें -35 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे 128 में से घटा देंगे कितने को 35 को। तो यहां पर 128 में से हम 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई। यहां पर ध्यान से देखिए 128 में से 35 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 93। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 93। अब हमें देखना है कि संख्या 93 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 93 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर की ओर अभिमुख होकर 46 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ललिता बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी है। यदि दामिनी के दाएं केवल 15 व्यक्ति बैठे हैं तो दामिनी और ललिता के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए
ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपसे पूछा जाए कि दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है तो वो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है मिड बराबर है टी माइनस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए, मिड का मतलब हो जाएगा मध्य या बीच, ठीक है, टी का मतलब हो जाएगा टोटल है, एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड, और -1 आपको करना है। ठीक है, मिड यानी कि बीच में कितने व्यक्ति हैं ये आपको निकालना है, तो यहां पर अपने को निकालना है मिड। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मिड बराबर है टी का मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं 46 है, तो टी के स्थान पर हम रखेंगे यहां पर 46। ठीक है, उसके बाद में माइनस है, फिर क्या है एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं छोर से कितने व्यक्ति हैं मेरे भाई, यानी कि ललिता बाएं छोर से 17वें स्थान पर, तो यहां पर एल के स्थान पर रखेंगे 17। फिर क्या है प्लस के बाद में क्या है आर का मतलब राइट साइड, यानी कि दाएं छोर से, तो दामिनी के दाएं छोर या दाएं तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 15 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के स्थान पर रखेंगे 15। उसके बाद में क्या है -1। अब यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, मिड बराबर इसको यहां पर क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे, तो यहां पर क्या है 46, उसके बाद में -17 और 15 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई, 17 और 15 मिलकर बन जाएगा 32। उसके बाद क्या है -1। अब इसको यहां पर सोल्व करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मिड बराबर है, यहां पर कितना है 46 है, उसके बाद में -32 और -1 है, तो -32 और -1 मिलकर बन जाएगा -33। मेरे भाई 1 मिनट यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 46 है, ठीक है, उसके बाद में -32 और -1 मिलकर बन जाएगा -33 है। अब यहाँ पर देखिए 46 में से 33 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 13, यानी कि दामिनी और ललिता के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो मेरे भाई दामिनी और ललिता के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या है 13। अब हमें देखना है कि 13 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 13 में दिया गया है, ऑप्शन है बी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। तो मेरे भाई इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में से जो 13वां शिलालेख है इसके अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, या फिर हम सीधे भी बोल सकते हैं कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के दरबार में, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचतंत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी पर है, ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है, ऑप्शन सी है महानदी पर है, और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन बी है केरल राज्य का, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य का, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। WHO या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर है। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में आपको पूरे 2025 और 26 का जितना भी करंट अफेयर्स है मेरे भाई, वो कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपके पास एग्जाम का जितना भी समय बचा हुआ है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर ले लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इन सभी में से जो संवेग है ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पारसेक किसकी इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी है दूरी की, ऑप्शन सी है प्रकाश की, और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।